नमो नमः। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। जीवनस्य परिवर्तनं कुरु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। भाषा भाष्यते अनया इति भाषा, अर्थात भाषा वही है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं। हमने अभी तक पिछले वीडियो में श्रवण कौशल के बारे में जाना था, और जब हम श्रवण कौशल से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हम भाषण की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात हमने किन्हीं भी शब्दों को या किसी भी भाषा को यदि सुना है तो हम निश्चित रूप से उसे बोलना चाहेंगे, और जब हम उसे बोलना चाहेंगे तो हम उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, और जब हम प्रयत्नशील होंगे तो हम अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों में भाषण कौशल का विकास होते हुए देखेंगे। भाषणम यह शब्द भाष धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है, और भाषण को ही सामान्य तौर पर कथन भी कहते हैं। अर्थात किसी बात को कहना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को बोलकर बताना, इन सभी को हम भाषण के नाम से जानते हैं। भाषण जो शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण के द्वारा हमने जो कुछ ग्रहण किया था, क्योंकि ग्रहण करना अपने आप में एक कला है, तो ग्रहण करते समय पर हमने शब्दों को ग्रहण किया, उसके अर्थों को भी समझते हुए ग्रहण करने का प्रयास किया, और इसके बाद अवसर आया अभिव्यक्ति का। तो जहां पर श्रवण जो था वह एक ग्रहण कौशल है, ग्रहण करने का कौशल है। वहीं जब हम भाषण की बात करते हैं तो भाषण जो है वह अभिव्यक्ति का कौशल है। तो इसलिए जब हम भाषण की बात करते हैं तो उस भाषण में दो बिंदु मुख्य रूप से आते हैं। एक होता है उच्चारण और दूसरा होता है मौखिक अभिव्यक्ति। अर्थात किन्हीं वर्णों को सीखना और वर्णों को उच्चारित करना, या किन्हीं शब्दों को सीखना, शब्दों को उच्चारित करना, शब्दों को बोलना, यह उच्चारण होता है। और इस उच्चारण की जो तैयारी होती है ये भाषा का बहुत प्रारंभिक स्तर होता है। अतः जब भी हम उच्चारण कौशल में दक्ष करना किसी को चाहते हैं तो शिक्षा का प्रारंभिक स्तर होता है। हमारे विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयास किया जाता है, और उसके पश्चात उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हमें शब्दों को बोलना आता है, वर्णों को बोलना आता है, तो हम उन शब्दों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण करते हुए उस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह होती है मौखिक अभिव्यक्ति। तो एक तरफ उच्चारण, एक तरफ मौखिक अभिव्यक्ति। उच्चारण जिन शब्दों को हम, ये जिन वर्णों का हम कर पाएंगे, उन्हीं शब्दों और वर्णों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण करते हुए हम अपने मौखिक रूप से भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। शब्द उच्चारित कैसे होने चाहिए या वर्णों का उच्चारण कैसे होना चाहिए, इसके लिए बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना यहाँ पर महर्षि पाणिनि के द्वारा की गई। और श्लोक में कहा गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान तनिष्ठाभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान प्रयोजयेत। हमें अपने वर्णों को कैसे प्रयोग करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग बहुत अच्छी तरह से अपने वर्णों का उच्चारण करते हैं, और कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो ठीक से वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। महर्षि पाणिनि इस संबंध में कहते हैं, जैसे व्याघ्री, व्याघ्री अर्थात शेरनी, जैसे शेरनी अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है। आपने यदि शेरनी को इस रूप में नहीं भी देखा होगा तो अवश्य ही आपके आसपास में बिल्लियों को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा।
तो जैसे बिल्ली या शेरनी अपने बच्चों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, तो वह जब वे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें अपने मुंह में दबा के लेके जाती है। और जब वह ऐसा करती है तो वह देखती है, ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो कि यह बच्चा डरा हुआ हो, और ऐसा भी ना हो कि यह बच्चा घबराने लगे और छटपटाने लगे। ऐसा भी ना हो कि इस बच्चे को मेरे मुंह के जो दांत हैं उनसे चोट लग जाए, और ऐसा भी ना हो कि कहीं मेरे मुंह की पकड़ इतनी ढीली हो जाए कि ये मेरे मुंह से ही गिर जाए। तो जब उस बच्चे को वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है तो इन सब बातों का ध्यान रखती है। जिस प्रकार से वह शेरनी अपने बच्चों को इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, ठीक उसी प्रकार से बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए और पूरी आत्मीयता के साथ, पूरा संभाल कर, पूरा ध्यान रखकर हमें अपने मुख से वर्णों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। हम जब शब्द बोले, हम जब वर्ण बोले, तो कुछ इस प्रकार से बोले कि वे शब्द, वे वर्ण पूरी तरह से, अच्छी प्रकार से, स्पष्टता के साथ सामने वाले को सुनाई दे, सामने वाले को उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो इसका प्रयास हमें करना चाहिए, और यह बात यहाँ पर कही गई है। और यह उच्चारण हमें भाषा के भाषण कौशल की ओर एक कदम ऊपर लेकर के जाता है। लेकिन केवल उच्चारण कर देना, शब्दों का उच्चारण मात्र, या किन्हीं श्लोकों को या धातु रूपों को या शब्द रूपों को रट लेना और रट करके बोल देना, यह भाषण नहीं है। यह स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि शब्दों को रट करके बोल देना या श्लोकों को रट करके बोल देना या फिर किन्हीं शब्दों को याद कर लेना, स्मरण कर लेना, केवल इसे ही भाषण कौशल की स्थिति में नहीं रख सकते हैं। हमें भाषण कौशल में दक्ष होना है तो हमें उच्चारण से एक कदम और आगे आना पड़ेगा, और वह है मौखिक अभिव्यक्ति। अर्थात यदा अहम संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि तर्हि संस्कृत भाषा सम्यक्तया मम मुखात् निस्सृता भवेत्। यदि अहम संस्कृते श्लोकानाम् उच्चारणं कर्तुम् इच्छामि तर्हि श्लोकानाम् उच्चारणं तु अहं केवलं रटनमाध्यमेन अपि कर्तुं शक्नोमि, किन्तु स्वभावानाम् अभिव्यक्तिः, यत् अहम् इच्छामि तस्य अभिव्यक्तिः, यत् मम हृदये अस्ति तस्य अभिव्यक्तिः, यत् समाजे भवति तस्य अभिव्यक्तिः भाषया एव भवितुं शक्नोति। यदि तत्र अस्माकं मौखिक अभिव्यक्तिः सम्यक् नास्ति, यदि हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल सम्यक नहीं होता है, तो केवल उच्चारण मात्र से या केवल वर्णों को समझ लेने मात्र से हम अपने भाषण कौशल में दक्ष नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर दो स्तर है, पहला उच्चारण और दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति का स्तर। उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निपीडितम ग्रस्त पदाक्षरंच वदे न दीनम न तो सानुनास्यम। ये कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों को हमें उच्चारण के समय, भाषण के समय न हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उपांशु दष्टम, कभी कभी हम जब बोलते हैं तो बोलते समय पर मुंह में ही बात खा जाते हैं, अर्थात हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे मुख से वर्ण स्पष्ट रूप से निकल नहीं पाते हैं। तो दांतों के बीच में ही या मुख में ही उसका रह जाना, जीभ और दांतों के बीच में ही उन वर्णों का खत्म हो जाना, यह है उपांशु दष्टम। फिर है त्वरितम। त्वरितम अर्थात शीघ्रता के साथ बोलने का प्रयास करना। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, और जब हम बहुत अधिक जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम ठीक प्रकार से, सम्यक तरीके से उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अतः हमें अति शीघ्र बोलने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है निरस्तम, अर्थात वर्णों को फेंकते हुए बोलना। कोई वर्ण धीमा, कोई वर्ण बहुत तेज, कोई वर्ण पता नहीं कहाँ जा रहा है, इस प्रकार से हमें नहीं बोलना चाहिए। जब हम बोलें तो हमारे वर्णों का एक स्वर, एक तरीका, लय उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है विलंबितम, अर्थात एक शब्द है और शब्द के यदि वर्णों को हम विलंब से बोल रहे हैं, वाक्य के शब्दों को विलंब से बोल रहे हैं, तो यह विलंबित दोष कहलाता है। हमें इससे भी बचना चाहिए। गदगदितम, अर्थात कई बार हम बोलना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन हम दबे हुए स्वर से बोल देते हैं, अर्थात हमारे जो स्वर हैं वो दब जाते हैं, हम पूरी तरह से उनको बोल नहीं पाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे स्वर जो है वे कभी भी दब करके ना निकले, अर्थात प्रत्येक वर्ण, उसका स्वर स्पष्ट रूप से सामने वाले को सुनाई दे। प्रगीतम, कई बार कुछ लोग होते हैं जो वर्णों का उच्चारण करते समय पर या फिर शब्दों का उच्चारण या वाक्यों का उच्चारण करते समय पर उसे गाते हुए बोलते हैं। गाते हुए बोलना अपने आप में एक कला है, लेकिन जब सामान्य वार्तालाप चल रहा है, जब सामान्य संवाद चल रहा है, तो उसमें इस प्रकार से गाते हुए बोलना उचित नहीं माना जाता। निपीडितम, निपीडितम अर्थात तुतलाकर या हकलाकर बोलना, अर्थात कई बार जो लोग तुतलाकर बोलते हैं, अर्थात सम्यक प्रकार से वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या हकलाकर बोलते हैं, यह भी एक प्रकार का दोष है। सामान्य तौर पर यदि स्वर यंत्र में यह एक रोग के रूप में है तो एक अलग स्थिति है, लेकिन इस रोग को भी प्रयत्न करके दूर किया जा सकता है। अतः यदि प्रारंभिक बचपन से ही किसी बच्चे के साथ अगर ये समस्या है और यदि उसके लिए प्रयत्न किया जाए तो इस रोग को, इस हकलाने की समस्या को या फिर तुतलाने की समस्या को काफी हद तक काबू किया जा सकता है। उसके बाद आता है ग्रस्त पदाक्षरंच, अर्थात अक्षरों को या वर्णों को बीच में छोड़कर या ग्रस्त कर या उनको दबाकर बोलना, अर्थात कोई शब्द है उस शब्द के कुछ वर्णों को हटा देना और उन वर्णों को खा जाना या उन वर्णों को बोलना ही ना, यह भी एक प्रकार का दोष होता है। और इसके बाद आता है दीनम, दीनता का स्वर, ऐसा स्वर, ऐसा ध्वनि या इस प्रकार से उच्चारण करना, इस प्रकार से बोलना कि वह दैन्य को प्रतीत कराए, दीनता को अभिव्यक्त करे। हमें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। और फिर है सानुनास्यम, नासिका वर्ण होते ही हैं, अनुनासिक वर्ण भी होते हैं, लेकिन सभी वर्णों को अनुनासिक के रूप में बोलना, अ की जगह पर आ बोलना या आ की जगह पर आ बोलना, यह उचित नहीं है। तो हमें इस समस्त प्रकार के दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा आप सभी को एक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना है कि हम भाषा कौशल को अभिव्यक्त करने के लिए उसको अर्जित करने का प्रयत्न अवश्य करें। अर्थात भाषा का जो ये भाषण कौशल है, इस भाषण कौशल को हमें अर्जित करना पड़ेगा, ये स्वयं नहीं आएगा। हम कई बार देखते हैं कि स्थानीय रूप से कई स्थानों पर कई तरह के वर्णों का जो प्रयोग है वह प्रयोग अशुद्ध प्रचलित हो जाता है। हम उसे स्थानीय प्रभाव मान करके छोड़ देते हैं। लेकिन मित्रों, एक छोटी सी बात इसमें हमें समझनी होगी, स्थानीय प्रभाव क्यों बना? क्योंकि वहां के लोगों ने इसी तरह का प्रयोग सुना। श्रवण जैसा विकसित होगा वैसा ही भाषण विकसित होगा। अतः वहां के लोगों ने के द्वारा इस प्रकार से उच्चारण किया गया। हम देखते हैं कई बार कई स्थानों पर क्ष का प्रयोग न करके क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग कर दिया जाता है। कई स्थानों पर स की जगह पर ह का प्रयोग किया जाता है। हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स नहीं बोल सकते या ऐसा भी नहीं है कि हम क्ष नहीं बोल सकते, अभ्यास नहीं किया गया, उसको भी सुनाया नहीं गया। जिस प्रकार के शब्दों को, जिस प्रकार के वर्णों को सुनाया गया, उसी तरह के वर्णों का हम उच्चारण
भविष्य में कर पाए। अतः प्रयास करना चाहिए कि श्रवण कौशल का विकास बहुत ही सुंदरता के साथ होना चाहिए, बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ होना चाहिए। और यह श्रवण कौशल भी टिका है इस भाषण कौशल पर। कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा, और जब कोई सुनेगा तभी जाकर के वह भविष्य में बोलेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम भाषण कौशल के लिए कार्य करते हैं, भाषण कौशल के विकास पर कार्य करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें वर्णों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो भविष्य में आएगा। लेकिन अभी हम भाषण कौशल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको वर्णों को समझने की है, अर्थात हमें समस्त प्रकार के वर्णों को सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए हमको आप पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सामान्य रूप से अशुद्धियां होती हैं, जिनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण को बोलते समय पर हम कई बार अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे गच्छति। अब गच्छति को कई बार जो होता है वो गच्छति बोल देते हैं। गच्छति स्पष्ट रूप से हमें आधा च और छ इन दोनों की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, तो गच्छति। ऐसे ही वंदते, सिद्ध्यति। अब यहां पर आधा ध भी है और य भी है, तो दोनों को बोलना है सिद्ध्यति। कई लोग इसको सिद्धति बोल देते हैं। विद्यालयः, यह एक ऐसा दोष है जिस दोष को अनेक स्थानों पर हम देखते हैं। कई जो है उस विद्यालय को विद्यालय बोल देते हैं। ये विद्यालय नहीं है, यहां पर त में या है, अतः विद्यालय। इस विद्यालय को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखने लायक बात यहां पर यह है कि यहां पर ध नहीं द है, इसलिए यहां पर विद्यालय ये बोला जाएगा। इसी के बाद पूर्व वर्ण अर्थात पूर्ण अर्थात पूरे। जो पूर्ण वर्ण होते हैं उनको पूर्णता के साथ ही बोलना चाहिए। कई बार बोलते समय पर हम पूर्ण वर्णों को भी अपूर्ण बना देते हैं, अर्थात जिनमें अ है उस अ को भी हम हटा देते हैं, बिना अ के उच्चारण के साथ ही बोल देते हैं। जैसे नयति, आप सब भी बोल करके प्रयास करें, नयति। अब नयति को हम सामान्य तौर पर कई विद्यार्थियों को तो मैंने भी देखा, और वे विद्यार्थी जो है वो नयति को नयति बोल देते हैं। अब नयति नहीं है, नयति, क्योंकि यह में अ है इसलिए नयति। ऐसे ही जायते, आगे है भाषते। यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, भाषते को भाषते, तो वो श तो आधा हो गया, उसमें अकार आया ही नहीं, इसलिए भाषते नहीं भाषते। पठती, पठती को कई विद्यार्थी बोलते पढ़ती, कई बार हमने देखा होगा पढ़ती पढ़ता पठंती, ये ठीक नहीं है। हमें पठती पठतः पठंती इस प्रकार से ही उनका अभ्यास कराना चाहिए, इसी प्रकार से उनको इसका उच्चारण करने के लिए तैयार करना चाहिए। हलंत, हलंत का प्रयोग हम लोग कई बार नहीं कर पाते, कई बार हलंत का उच्चारण ठीक तरह से नहीं करते हैं। कई जहां पर हलंत नहीं होता है वहां पर भी हम हलंत कर देते हैं, और जहां पर हलंत होता है कई बार उस हलंत को हम पूर्ण बना देते हैं। तो हमें इस हलंत के उच्चारण के समय पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पश्चात, अरे पश्चात नहीं है, पश्चात नहीं है, पश्चात। ऐसे ही दुख भाग, आपने श्लोक सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब वहां पर दुख भाग भवेत है, लेकिन सामान्य तौर पर कई बार क्या होता है दुख भाग भवेत। अब भागना नहीं है बल्कि दुख भाग भवेत, यह उसका उच्चारण होता है। ऐसे ही सम्यक, इस सम्यक में क जो है वह हलंत है अंत में, म तो आधा है ही लेकिन क भी हलंत है, अतः सम्यक, सम्यक नहीं सम्यक।
तो सम्यक इस प्रकार से इसका उच्चारण होना चाहिए। कई बार ह्रस्व और दीर्घ स्वर, इन ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के बारे में भी हम गलती करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा भाषण का कौशल विकास का एक पैमाना यह हो सकता है कि जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि छोटी ई बोल रहे हैं या बड़ी ई, ह्रस्व आकार बोल रहे हैं या दीर्घ आकार बोल रहे हैं, ह्रस्व उकार बोल रहे हैं या दीर्घ ऊकार बोल रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से बोलने का अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए हमारा स्पष्ट रूप से भाषण को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है भानु और यहां है भानु, कवि, कवि, कवीन। इस प्रकार से हमें उच्चारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां ह्रस्व इकार है, ह्रस्व उकार है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से सुनने वाले को भी और हमें बोलने वाले को भी कंफर्म होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि यहां पर कौन सा वर्ण प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ वचन भेद, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि केवल अ या आ या दीर्घ और ह्रस्व के भेद से ही वह एक वचन से बहुवचन बन जाता है। रामः और यहां पर है रामाः। अब रामः, रामौ, रामः बोल रहे हैं तो ठीक नहीं है। रामः, रामौ, रामाः, इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए जिससे कि हमारी स्पष्टता हो कि हाँ, एक वचन में अकार है और बहुवचन में आकार है। तो अ और आ, ई, ओ, केवल इसको वर्ण बोलते समय पर नहीं, बल्कि जब हम शब्दों में इसको बोल रहे हैं तब भी हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। जैसे यदि मैंने कहा भानु हूं, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें ह्रस्व उकार है, और जब मैं कहूंगा भानु तो यहां पर दीर्घ उकार है। यदि मैं कहूंगा भानो, यहां पर ओ है। यदि मैं कहूंगा मतौ, तो यहां पर त में औ है। तो यहां पर जो स्वर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उन स्वरों का प्रयोग इतना स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि सुनने वाले को और समझने वाले को किसी भी तरह की कठिनाई का अनुभव ना हो सके। इसके बाद आता है विसर्गांत। विसर्ग का प्रयोग करते समय पर सबसे बड़ी गलती होती है विद्यार्थी। हम विसर्ग का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन कई बार उसका उच्चारण नहीं करते हैं, और जब हम उच्चारण नहीं करते हैं तो कई बार लेखन में भी उस त्रुटि को हम देखते हैं। अतः हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जब हम उच्चारण कर रहे हो तो विसर्ग यदि है तो उस विसर्ग का उच्चारण किया जाना चाहिए। जैसे कि नदी, नदी ही, ये नदी है और ये नदी ही है। जब हम दोनों शब्दों को अलग अलग देखेंगे तो हम सोचेंगे कि दो शब्द अलग अलग कहां बनते हैं। आप में से यदि कोई जानता है तो मेरे जवाब देने से पहले यहां पर लिखें। मैं आपको बता दूं कि जो नदी है यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन ये जो नदी ही है, यह जिसमें विसर्ग आया है, यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अब इन दोनों में अंतर है। यदि हमने यहां पर विसर्ग का उच्चारण नहीं किया तो हमारे लिए यहां पर भी नदी रह जाएगा और वहां भी नदी रह जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां विसर्ग है उस विसर्ग को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया जाए। ऐसे ही लक्ष्मी, अब कई बार संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है, यह शुद्ध है। क्योंकि जब लक्ष्मी शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बनाया जाएगा तो वह एक वचन का रूप लक्ष्मी बनेगा, जिसमें विसर्ग भी आएगा। तो यदि हमने लक्ष्मी शब्द को जब हम स्मरण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और यदि हमने उसके विसर्ग पर ध्यान नहीं दिया, उसका उस प्रकार से उच्चारण नहीं किया, तो वह दोष बना रह जाएगा, वह अशुद्धि बनी रह जाएगी, और हम कई बार अपने जीवन में उसको याद नहीं रख पाएंगे कि वहां विसर्ग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसी के साथ साथ भूमि, मातृभ्यः, जब भी विसर्ग आता है, जैसे कि धातु रूपों में कई विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं, पठति, पठता, पठंती। अब इस पठति, पठतः, पठंती को पठति, पठत, पठंती कर देते हैं। पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाओ।
अशुद्ध। हमें इसको विसर्ग का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। यदि आप सम्यक उच्चारण करने लग जाएंगे, विसर्ग जहां पर है उस विसर्ग का उच्चारण करने लग जाएंगे, तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद मात्रागतः, मात्राएं, शब्दों में मात्राएं कौन सी आ रही हैं, कहां ह्रस्व है कहां दीर्घ है, यह स्पष्ट रूप से भाषण कौशल में भी अभिव्यक्त होना चाहिए। भाषण कौशल में ठीक अभिव्यक्त होगा तो लेखन कौशल में अपने आप अभिव्यक्त हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं दधीनी, दधीनी, एक तरफ दधीनी है और एक तरफ दधीनी। ये दधीनी जो है यह द्विवचन का रूप है और जो दधीनी यह है यह बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से वारिणी, वारिणी, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा द्विवचन का है कौन सा बहुवचन का है, और विद्यार्थी जो होते हैं वो कई बार संदेह के घेरे में रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इनमें से ठीक किसको करना चाहिए। तो यदि आपका भाषण कौशल का विकास है तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये द्विवचन और ये बहुवचन है। आप अपने आप उनको उच्चारण करके ही समझ पाएंगे कि यह किस वचन में आना चाहिए। यहाँ पर ह्रस्व इकार है, यहाँ पर दीर्घ इकार है। ऐसे ही अक्षी भी ऐसे ही बनता है, अक्षिणी, अक्षीणी। आगे बढ़ते हैं, न और न का प्रयोग। अनेक बार न और न इसका अशुद्ध उच्चारण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि राम शब्द है तो राम के साथ रामेण बोलना है, बालक है तो बालकेन बोलना है, हरि हरिणा, भानु भानुना। तो यदि हम जब शब्दों को, शब्द रूपों को पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तब उस समय पर ही हम स्पष्ट उच्चारण कर ले कि यहाँ पर न है या न है, और उसी के अनुसार उच्चारण करते चले जाएं। हमें कई बार नियम पता नहीं भी होते, हम कई बार सूत्रों को नहीं भी जानते होते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण तो कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण की जो अपेक्षा है वह तो उस बच्चे से भी हो सकती है जिसने भले ही पाणिनि की अष्टाध्यायी ना पढ़ी हो, भले ही उसने लघु सिद्धांत कौमुदी ना पढ़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वह विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण कर सकता है, केवल और केवल अभ्यास के तरीके से। केवल और केवल हमें जानना है और ध्यान रखना है कि कहां पर न है कहां पर न है। बोलते समय पर भी इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें रामेण बोलना है, बालकेन बोलना है, हरिणा बोलना है, भानुना बोलना है। जब आप भानुना बोलेंगे तो कभी भी संदेह नहीं होगा कि यहाँ पर न लगाएं या न लगाएं। इसी प्रकार से रेप, र की तो अशुद्धि होती है कई बार, और इस अशुद्धि से बचने का एक ही तरीका है कि हम इन रेफों को समझ लें। तो यहां पर कर्म, धर्म, आदर्श, और सबसे बड़ा जो अशुद्ध शब्द प्रयोग होता है वह है आशीर्वाद। हमने कई बार ट्रक्स देखे होंगे और उन ट्रक्स पर पीछे लिखा हुआ आशीर्वाद होगा। न जाने कितने ही तरीकों से आशीर्वाद लिखा जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस रेफ का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो इस रेफ के सम्यक प्रयोग के लिए हमें भाषण कौशल को भी विकसित यदि हम करते हैं तो वह भी हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। श, श, स, ये श तालव्य शकार है, यह श मूर्धन्य शकार है और यह स दंत्य सकार है। यदि आप श, श, स कैसे बोलना है, श, श, स। कई बार हम क्या करते हैं, हम शलजम वाला श, षटकोण वाला श, सड़क वाला स ऐसे बोलने का प्रयास करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। यदि आप सम्यक उच्चारण कर रहे हैं, सही उच्चारण कर रहे हैं, श, श, स, आपको तीनों अक्षर स्पष्ट रूप से अलग अलग सुनाई दे रहे होंगे। बस हमें ऐसे ही उच्चारण करना है। हमें प्रत्येक शब्द में यदि ये वर्ण आते हैं तो इन वर्णों को ध्यान में रखते हुए इसका उच्चारण करना है। जब यदि हम शिव बोलेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहाँ पर श है। यदि हम शास्त्री बोलेंगे तो शास्त्री, यहाँ पर श है, यहाँ पर स है। यदि हम षट बोलेंगे, षट, तो यहाँ पर श अपने आप सुनाई देगा।
जो मूर्धन्य है उसका मूर्धा से प्रयोग करें, जो तालव्य है उसका तालु से प्रयोग करें, और जो दंत्य है उसका दंत के अनुसार प्रयोग करें, उसको बोलें, उसका बोलने का अभ्यास करें, तो आपकी सभी प्रकार के जो अशुद्धियां हैं जो कि भाषण से दूर हो सकती हैं, बड़ी आसानी से वे दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ अशुद्धियां और हैं, जैसे स्त्री। अब स्त्री को हम कई बार स्त्री बोल देते हैं, इनमें कई तरह के वर्णों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है वह तो आधा स और त्री है, लेकिन इस स्त्री को हम स्त्री बना देते हैं, ये गलत है। हमें स्त्री बोलना है, आधा स का ही उच्चारण करना है। स्त्री, स्थान, स्नान, स्नानम है, अस्नानम नहीं है, इसके पहले अ लगाने की जरूरत नहीं है। स्नानम, स्त्री, स्थानम। ऐसे ही मम, इसकी अशुद्धि भी बहुत बार की जाती है। मम, यहां पर ये मम है, अर्थात म और म दोनों में ही अकार का प्रयोग किया गया है, ये मम नहीं है। मम नाम आशुतोषः, मम नाम आशुतोषः बोलेंगे तो वह गलत होगा। हमें क्या बोलना है? मम नाम, मम पुस्तकम, मम लेखनी। इस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए। मम, राम, राम। यहां पर कई बार लोग बोलते हैं राम, हे राम, तो हे राम नहीं है, हे राम, क्योंकि म तो पूरा ही है, मां में तो आकार है, तो इस आकार का उच्चारण तो हमें करना ही होगा, इसलिए हे राम नहीं बल्कि हे राम। इस प्रकार से यहां पर ज्ञानी, अब इसे ज्ञानी बोलते हैं। अब ज्ञानी यदि हम कहें तो एक समस्या आएगी। यदि हम इसको ज्ञानी बोलेंगे तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि यह ज्ञानी है तो फिर क्या ये सही है? हम कहेंगे कि नहीं, ज्ञानी तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तो गलत है। यदि ये गलत है, यह अशुद्ध है, तो ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि जब हम उच्चारण ज्ञानी बोल रहे हैं तो ज्ञानी में तो ग और या ही बोल रहे हैं, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी बोले, क्योंकि इसमें ज और य इनका ध्वनि मिश्रित है, ये एक संयुक्त व्यंजन है, अतः इसका उच्चारण किया जाना चाहिए, न कि इसका। देखिए एक बात और समझ लें, प्रचलन या प्रचलित जो कुछ हो गया है वह प्रचलित होना एक अलग बात है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला एक ऐसी वर्णमाला है जो कि बहुत ही वैज्ञानिक है। यदि इसकी वैज्ञानिकता इसी बात में है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, तो यदि हम प्रयत्न करें तो यह वर्णमाला की इस वैज्ञानिकता को हम बनाए रख सकेंगे। और यदि हम बहुत अधिक प्रचलित में चलते चले जाएंगे तो हर दुनिया में, हर स्थान पर, अलग अलग जगहों पर किसी भी वर्ण को किसी भी रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो यदि हम उसको स्वीकार करने लगेंगे, उसको भी वैज्ञानिक मान लेंगे, तो फिर समस्या यह होगी कि जो भाषा की वैज्ञानिकता है वह वैज्ञानिकता खो जाएगी। तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो कुछ सही है उसको बोलना शुरू करें। हम आज इसको बोलना शुरू करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने आप ही इसको उसी रूप में स्वीकार कर लेंगी। आगे चलते हैं। सिंह, इसे बहुत उच्चारण गलत किया है, सिंह को सिंह कहते हैं, तो सिंह नहीं है ये, यहाँ पर घ नहीं है, ह है, तो सिंह। और वैविध्यम, वैविध्यम, यहाँ पर कई बार वैविध्य, तो व को कई बार ब बना दिया जाता है, हमें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर वैविध्य, तो व यह स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं, जिन कमियों को, जिन दोषों को हम दूर कर सकते हैं भाषण कौशल के अवसर पर। तो भाषण कौशल में हमें इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। ये सब महत्वपूर्ण बातें जिनको कि हमको जानना है, ध्यान रखना है, और यदि हम ये ध्यान रखते हैं तो हमारे भाषण कौशल का विकास बहुत सुंदर होगा। और जब भी कोई हमारे भाषण को सुनेगा, हमारे शब्दों को सुनेगा, हमारे वर्णों को सुनेगा,
तो उस सुनने के माध्यम से उसे जो श्रवण संस्कार प्राप्त होगा, वह श्रवण संस्कार उसे बहुत ही वैज्ञानिक भाषा को प्रदान करने वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इस संपूर्ण प्रक्रम को करें कैसे। अर्थात ये सब कुछ तो करना है, ये सब कुछ किया जाना चाहिए। अब इसके लिए हम किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको बताया गया था कि उच्चारण कौशल का ध्यान रखना ही है। दूसरी बात, संस्कृत संभाषणम। यदा वयं संस्कृतेन संभाषणं करिष्यामः तर्हि संस्कृते वाक्यानां, शब्दानां, पदानां, पदबन्धानां सर्वेषां सम्यक्तया ज्ञानमपि अस्माकं भविष्यति एव। अतः संस्कृतेन संभाषणं तो कुंजी अस्ति एव। संस्कृत का संभाषण है वह सबसे बड़ी कुंजी है उस संस्कृत भाषा में भाषण कौशल के विकास के लिए। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो आपको बातें बताई गई थी, ये बातें मूल रूप से उच्चारण को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि पहले कहा गया था कि भाषण के दो भाग हैं, पहला उच्चारण और दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति। तो पहली बात, उच्चारण अच्छा कैसे हो, तो उच्चारण अच्छा होने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात कि मौखिक अभिव्यक्ति कैसे विकसित होगी। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला आपको बताया गया था संभाषणम। अर्थात विद्यालय में या जहां भी हम रहते हैं वहां ये प्रयत्न किया जाए कि लोग संस्कृत कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ वाक्य अवश्य संस्कृत में बोले जाए। यदि वयं वाक्यद्वयं वाक्यत्रयं संस्कृते वदिष्यामः तर्हि अस्माकं भाषण कौशलस्य विकासः भविष्यति। इसलिए संभाषण पहली आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, तो जो शिक्षक है वह शिक्षक जब विद्यालय में जाएं अथवा अपनी कक्षा में जाएं तो और वे वहां जाकर के संस्कृत में निर्देश प्रदान करें। आगच्छतु, उपविशन्तु, सर्वे उत्तिष्ठन्तु, भवन्तः तत्र गच्छन्तु, भवन्तः अत्र आगच्छन्तु, भवन्तः सर्वे एतत् कार्यं कुर्वन्तु। भले ही हम संपूर्ण कक्षा संस्कृत में ना भी ले रहे हो, तो भी यदि हम अपने द्वारा जो निर्देश प्रदान किए जाने हैं, निर्देश बड़े ही सहज होते हैं और सीमित भी होते हैं। हम इसके लिए बहुत अधिक भाषा को खंगालने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः हम कुछ निर्देश तय कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, और उन निर्देशों को अवश्य ही हम संस्कृत माध्यम में ही विद्यार्थियों को प्रदान करें, तो उससे उनका तो श्रवण संस्कार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन भाषण कौशल का भी विकास होगा। इसी के बाद में संस्कृत प्रश्न करना। हम कुछ ना कुछ प्रश्न संस्कृत में करें। जब हम संस्कृत में प्रश्न करेंगे तो विद्यार्थी अथवा जो भी हमारे सामने है वे संस्कृत में ही उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, और जब वे संस्कृत में उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे तो हम उनके भाषण कौशल का विकास होगा। आदर्श वाचनम, हम आदर्श वाचन करा सकते हैं। यह आदर्श वाचन मूलतः उच्चारण कौशल को बेहतर बनाने के लिए होगा। अर्थात जब हम किसी पाठ का या किसी श्लोक का आदर्श वाचन करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने वर्ण का, मात्राओं का सम्यक प्रकार से उच्चारण किया अथवा नहीं किया। तो उन शब्दों को, वर्णों को शुद्ध करने के लिए, उनकी वर्तनी को ठीक करने के लिए, उसमें निहित मात्राओं को ठीक प्रकार से प्रयोग करने के लिए, उच्चारित करने के लिए यह आदर्श वाचन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के बाद आता है उच्चारण संशोधन। जब हम किसी का वाचन कराते हैं तो वाचन कराने के पश्चात उसके उच्चारण में हम संशोधन भी करते हैं। केवल आदर्श वाचन करा देना ही उद्देश्य नहीं है, और आदर्श वाचन मूलतः शिक्षक पहले करें और शिक्षक ही आदर्श वाचन के रूप में ये बताएं कि इस पाठ को या श्लोक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कक्षाओं में शिक्षक जो होते हैं वे विद्यार्थियों को कहते हैं कि अब
दो पंक्तियां तुम पढ़िए, तुम पढ़ो, फिर 2 पंक्ति तुम पढ़ो, फिर 2 पंक्ति तुम पढ़ो। हमें विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन विद्यार्थियों को पहले ये समझाना या बताना कि इसको बोलना कैसे चाहिए, क्योंकि यदि हमने उनको ये बताया नहीं कि कैसे बोलना चाहिए तो वो अशुद्ध अथवा अशुद्ध जैसा भी होगा, टूटा फूटा वो ही बोल पाएंगे। हमें यदि विद्यार्थियों से हम वाचन करवा रहे हैं तो उनके उच्चारण का संशोधन अवश्य करें, और स्वयं जब आदर्श वाचन कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को ये बताएं कि देखो किस वर्ण को किस प्रकार से बोला गया है। इसी के बाद आता है अनुकरण वाचन। जब हम आदर्श वाचन करते हैं तो विद्यार्थियों को उसका अनुकरण करने के लिए भी कहते हैं कि विद्यार्थियों मैं कुछ वाक्य बोलूंगा, आपको उन वाक्यों का अनुकरण करना है। तो इस प्रकार से भी जो हम कहते हैं विद्यार्थी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कथन कौशल का या फिर वाचन कौशल का विकास होता है। चित्तं दर्शयित्वा प्रश्न करणम एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, ये गतिविधि है। उस गतिविधि का प्रयोग कक्षाओं में आसानी से किया जा सकता है, और इस गतिविधि का लाभ यह होता है कि यदि हम उनके सामने एक चित्र दिखाते हैं और उन चित्रों को दिखा करके कुछ प्रश्न करते हैं तो विद्यार्थी स्वयं वाक्यों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और संस्कृत में उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वार्तालाप या संवाद, विद्यार्थियों में आपस में वार्तालाप करवाना। संस्कृत में वार्तालाप, संस्कृत में ऐसे बहुत सारे वार्तालाप हैं, संवाद हैं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और उन पुस्तकों के माध्यम से वार्तालाप कैसे होता है, चिकित्सक और रोगी का वार्तालाप, माता और पुत्र का वार्तालाप, इस प्रकार से मित्रों का आपस में वार्तालाप। तो इस प्रकार से वह वार्तालाप जो हम करवा रहे हैं उस वार्तालाप के माध्यम से विद्यार्थी सीख पाएगा कि किस प्रश्न का कैसे उत्तर दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार का लघु वार्तालाप विद्यार्थियों के साथ भी किया जा सकता है। आशु भाषण, विद्यार्थियों को या जो भी अध्ययन कर रहे हैं उन सभी को हमने कोई एक ऐसा बिंदु अथवा विषय दिया और उस विषय पर सोचने के लिए 2 मिनट का या 5 मिनट का समय दिया और कहा कि आपको इन 2 मिनट में या 5 मिनट में सोच करके इस विषय के बारे में भले 2 वाक्य हो, 5 वाक्य हो, 10 वाक्य हो, जितनी भी आपकी क्षमता है उतने वाक्यों को उस प्रकार से वर्णन करना है, उस विषय पर आपको अपनी बात कहनी है। तो इस प्रकार से भी भाषण कौशल का विकास होता है। इसी के साथ साथ नाटकाभिनयः अर्थात नाटक करवाना, इसके अलावा समाचार कथनम, समाचारों को बुलवाना, वार्तावली कार्यक्रम आता है, वार्ता आती है, जो प्रमुख समाचार हैं, प्रमुख बातें हैं, प्रमुख विचार हैं, उन विचारों को, वार्ताओं को या अथवा समाचारों को संस्कृत के माध्यम से कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ भाषा क्रीड़ा, कथा कथनम। तो भाषा क्रीड़ा अर्थात भाषा से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी क्रीड़ाएं, खेल हैं जिन खेलों को हम भाषण कौशल के विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ कथा कथनम, कथा बोलने का प्रयास करना, लघु कथाओं का निर्माण करना और उन कथाओं को प्रस्तुत करना, यह कथा कथन के माध्यम से भी भाषा कौशल में भाषण कौशल का विकास होता है। कविता पाठ करवाना, वाद विवाद, ये थोड़े बड़े विद्यार्थियों के साथ ही संभव होता है क्योंकि इसके लिए पहले से ही काफी तैयार होना होता है विद्यार्थियों को। तो वाद विवाद हम करवा सकते हैं और इन सब के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से संस्कृत भाषा में भाषण कौशल का विकास होता है। संभाषणम ऊपर भी रखा गया है, संभाषणम नीचे भी रखा गया है, और मेरा यह मानना है कि संभाषण एक ऐसी विधा है जिस संभाषण विधा के द्वारा विद्यार्थियों में संस्कृत बोलने की जो अभिरुचि है वह बहुत ही आसानी से जगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी जो हैं वे संस्कृत में भाषण कौशल का विकास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषण कौशल का विकास करने के लिए हमें स्वयं तैयार होना होगा। पहले ही बताया गया था कि भाषण कौशल जो है यह अर्जित किया जाने लायक है,
इसको अर्जित किया जाना होता है, हमें इसका अर्जन किया जाना है। तो इसलिए अर्जन के लिए हमें प्रयत्नशील होना होगा, हमें प्रयास करना होगा। और जब हम इसके लिए प्रयत्नशील होंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम भाषण कौशल में सिद्धहस्त हो सकेंगे। भाषण में जो अशुद्धियां हैं, जो दोष हैं, उन दोषों के मूल कारण ये हैं कि या तो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं और या फिर हम उसका सम्यक रूप से अभ्यास नहीं करते हैं। हम नहीं जानते हैं तो हमें उसकी जानकारी को बढ़ाना होगा। हमें उन वर्णों को उच्चारण कैसे किया जाता है यह हमें जानना होगा। और यदि हम उस वर्ण के उच्चारण को जानते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें संस्कृत का अधिक से अधिक अभ्यास भी करना होगा। हम जब ये दोनों कर लेंगे तो हमारा उच्चारण दोष भी नहीं रहेगा और हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो होगी वह बहुत ही उच्च कोटि की हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषण कौशल का विकास हमें इस प्रकार से भाषा का वास्तविक अधिकारी बनाता है। अहम संस्कृत भाषी अस्मि अथवा अहम संस्कृतं वदामि इदं कथं कथितुं शक्नोमि, तदेव कथयितुं शक्नोमि यथा अहम स्वयं संस्कृतेन संभाषणं करिष्यामि। यदि मैं स्वयं संस्कृत में संभाषण नहीं कर दूंगा, मैं स्वयं संस्कृत में नहीं बोलूंगा, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ हूं। हम संस्कृत सुने और फिर संस्कृत बोलें। संस्कृतस्य श्रवणं प्रथमं सोपानम् अस्ति, किन्तु द्वितीयं सोपानं संस्कृत भाषणम् अस्ति। संस्कृतेन भाषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। और जब हम संस्कृत से संभाषण करें या संस्कृत में भाषण करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये ध्यान रखें कि हमें इस प्रकार के दोषों से बचने का प्रयास करना है। ये दोष हमारे भाषण स्तर को गिरा देते हैं। तो यदि हम भाषण कर रहे हैं तो भाषण करते समय पर यदि हम किसी भाषा को बोल रहे हैं, इन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, किसी श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि उन श्लोकों का उच्चारण, उन मंत्रों का उच्चारण, उन शब्दों का उच्चारण, उन वाक्यों का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रत्येक वर्ण में उसकी पूर्ण सामर्थ्य सन्निहित हो। इसीलिए संस्कृत में संभाषण, संस्कृत में भाषण आपके व्यक्तित्व को निखारता है। हम यहाँ पर ग्रहण की बात कर रहे थे और यहाँ पर अभिव्यक्ति की जब बात कर रहे थे तो हमें अभिव्यक्ति की ओर आना चाहिए। इसलिए संस्कृतेन संभाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृत में संभाषण कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में आज हमने भाषण कौशल पर बात की। अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम जो 2 सोपान और हैं, पठन कौशल और लेखन कौशल की बात करेंगे और उसके पश्चात शिक्षण प्रविधियों से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही नीचे दिए गए लिंक्स जो हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप के हैं, फेसबुक ग्रुप के हैं, उसको भी अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि उन्हीं ग्रुप्स पर, उन्हीं समूहों पर हम भाषा से जुड़ी हुई अन्य चर्चाओं में भागीदार बन सकेंगे और एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया को विकसित कर सकेंगे। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। शुभं भवतु। पुनर्मिलामः।